कहानी की शुरुआत ह्यूपर शहर से होती है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अचानक जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगता है और उसके कांपते हाथ से छूटा हुआ रेडिएशन मीटर जमीन पर गिरकर तेजी से भागता है। उसकी सुई खतरे के आखिरी लाल निशान को पार कर खतरनाक स्तर दिखाने लगती है। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं और चारों तरफ एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। तभी एक आदमी अपने हाथ पर जमी अजीब राख जैसी धूल को देखता है और एक अनजाने खौफ से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखता है। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने से साक्षात मौत बनकर आती हुई रेडिएशन की एक अदृश्य भयानक लहर तेजी से पूरे शहर की ओर बढ़ रही होती है और इस बदकिस्मत शहर के लिए वो तबाही अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में ऐसी अफरा तफरी मचती है कि इंसानियत चीख उठती है। लोग अपने मासूम परिवारों और बच्चों को सीने से लगाए जान बचाने के लिए बदहवास भागने लगते हैं। शहर की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार का शोर है। हर इंसान बस इसी एक जद्दोजहद में लगा है कि किसी तरह इस जानलेवा रेडिएशन के पहुंचने से पहले शहर की सीमा पार कर ले। हालात पल भर में इतने बदतर हो जाते हैं कि दुकानों पर खाने पीने की चीजों के लिए लूटपाट शुरू हो जाती है। पानी की चंद बोतलों के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगते हैं और पूरी सड़क गाड़ियों के मलबे और ट्रैफिक जाम में तब्दील हो जाती है। खौफ का आलम तो यह है कि जिन कंधों पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, वे बचाव दल के लोग भी अपनी खाकी और फर्ज छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन इस भयानक तबाही की शुरुआत अचानक नहीं हुई थी और न ही यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी। यह तो इंसानी गुरूर, लालच और घोर लापरवाही का नतीजा थी। इस महाविनाश की पहली कड्डावी आहट तब सुनाई दी जब एक दिन अचानक हजारों की संख्या में चूहे शहर के सीवरों और गटरों से बाहर निकलने लगे। वे बिना रुके, गाड़ियों के नीचे कुचले जाने की परवाह किए बिना सड़कों को पार करते हुए सीधे समुद्र की तरफ भाग रहे थे और एक एक करके मौत के पानी में कूद रहे थे। आम लोगों को यह नजारा अजीब तो जरूर लगा, लेकिन इस बेजुबान चेतावनी के पीछे छिपा असली खौफ कोई नहीं समझ पाया। इसके कुछ ही घंटों बाद मानो धरती का सब्र टूट गया और शहर में एक भयंकर भूकंप आया। पूरी धरती इस कदर डोलने लगी कि मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिल गईं और लोग दहशत में चिल्लाते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। इसी अफरा ताफरी के बीच परमाणु बिजली घर के भीतर कंप्यूटर स्क्रीन्स को देख रहे सीनियर इंजीनियर कांग जेन ह्योक की रीढ़ में एक ठंडा एहसास दौड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह हांफते हुए अपने साथ काम करने वालों से चीख कर कहता है कि तुरंत यहां से बाहर निकलो, लेकिन सत्ता और सुरक्षा के नशे में चूर बाकी कर्मचारी उसे डरपोक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे नहीं जानते थे कि इंसान का लालच कितना अंधा हो सकता है। भूकंप के उस तगड़े झटके की वजह से सीधे रिएक्टर के 57 नंबर वाल्व में एक गहरी दरार आ चुकी थी और उससे कोर को ठंडा रखने वाला तरल पदार्थ तेजी से रिस रहा था। अगर उसी वक्त बिना एक पल गंवाए उस वाल्व को बदल दिया जाता तो शायद इतिहास का यह काला पन्ना पलटने से बच जाता। लेकिन बंद कमरों में बैठे सरकार के कुछ नेताओं और आला अफसरों ने इस खौफनाक खबर को दुनिया से छुपाने का फैसला कर लिया। उन्हें डर था कि अगर परमाणु संयंत्र की खराबी की खबर बाहर लीक हो गई तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा और उनके सबसे कीमती चुनावी वोटों पर आंच आ जाएगी। अपनी कुर्सियां बचाने की इसी सनक में उन्होंने खुद वहां काम करने वाले कर्मचारियों तक को सच्चाई नहीं बताई। आनन फानन में कुछ मजदूरों को वाल्व ठीक करने के लिए अंदर भेजा गया, लेकिन वे मेहनत बचाने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर बैठे जो पूरे देश पर भारी पड्डी डीएचने वाली थी। उन्होंने वाल्व को पूरी तरह बंद कर दिया। इस एक बेवकूफी ने पूरे सिस्टम पर इतना भारी दबाव डाल दिया कि कुछ ही सेकंड में कई मजदूर तड़पकर जमीन पर गिर पड़े। तभी प्लांट का मैनेजर बुरी तरह हांफते हुए समझ जाता है कि रिएक्टर के अंदर का दानव जाग चुका है। मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। अब रिएक्टर के अंदर का खौफनाक तापमान भारी मात्रा में जहरीली हाइड्रोजन गैस पैदा करने लगा था, जो धीरे धीरे पूरे कंटेनमेंट क्षेत्र में बारूद की तरह भर रही थी। अंदर का दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो लोहे और कंक्रीट का ढांचा किसी भी सेकंड एक तबाही के बम की तरह फट सकता था और अगर ऐसा हुआ तो अदृश्य मौत का वो रेडिएशन पूरे शहर की हवा में घुल जाएगा और लाखों हंसती खेलती जिंदगियां पलक झपकते ही राख हो जाएंगी। लेकिन इस महाविनाश के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद सियासत के गलियारों में बैठे नेता अपनी गंदी राजनीति चमकाने में मसरूफ थे। वे देश के राष्ट्रपति की आंखों में धूल झोंकते हुए झूठ बोल रहे थे कि रिएक्टर के आसपास रहने वाले तमाम लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, जबकि खौफनाक सच तो यह था कि सिर्फ एक छोटे से गांव को फायर ड्रिल का बहाना बनाकर वहां से हटाया गया था और बाकी के पूरे बदकिस्मत शहर को इस आने वाली मौत के बारे में कानों कान खबर तक नहीं थी। उधर उस सुलगते हुए बिजली घर के भीतर मौत को सामने देख कर्मचारी बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूरता की हद देखिए। बाहर जाने वाला मुख्य लोहे का गेट
पूरी तरह लॉक कर दिया गया था। अपनी जान की भीख मांगते हुए वे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल बॉक्स को लोहे की रॉड से तोड़ते हैं और गेट खोलते हैं। अभी सभी लोग बाहर कदम रखने ही वाले होते हैं कि एक कान फोड़ देने वाला भयानक धमाका होता है। विस्फोट इतना प्रलयकारी था कि प्लांट के परखच्चे उड़ जाते हैं और जलते हुए भारी पत्थर कई किलोमीटर दूर जाकर मासूम इमारतों पर गिरने लगते हैं। पूरा शहर देखते ही देखते एक मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। काफी देर बाद जब कांग जेन ह्योक को होश आता है तो उसके सामने का दृश्य किसी साक्षात नरक से कम नहीं था। उसके साथ काम करने वाले कई साथी बुरी तरह झुलस चुके थे। कुछ की चमड़ी इस कदर पिघल चुकी थी कि उनकी पहचान करना भी नामुमकिन था। वह और कुछ घायल कर्मचारी किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन क्योंकि वे रिएक्टर के सबसे करीब थे इसलिए उन मासूमों के जिस्म पर रेडिएशन का सबसे घातक हमला हुआ था। उन्होंने बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग एक टेंट में कैद कर दिया जाता, जहां हर तरफ दर्द से तड़पते और अपनी मौत का इंतजार करते लोगों की चीखें गूंज रही थीं। हालात इस कदर बदतर थे कि डॉक्टरों की दवाइयां और मॉर्फिन तक ने असर करना बंद कर दिया था। डॉक्टर मजबूरी में उन्हें बेहोश करने वाले हैवी इंजेक्शन दे रहे थे ताकि वे बिना दर्द के मर सकें, लेकिन राहत फिर भी कोसों दूर थी। रिएक्टर के उस धमाके ने बिजली घर की तमाम आधुनिक मशीनों को कबाड़ बना दिया था। वहां रेडिएशन का स्तर इतना ऊंचा था कि उस तरफ कदम बढ़ना सीधे खुदकुशी करने जैसा था। भारी सुरक्षा सूट पहने फायर फाइटर भी उस अदृश्य आग के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वे भी खून की उल्टियां करने लगे और एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। दूसरी तरफ जिस बदनसीब गांव को धोखे से हटाया गया था, वहां के लोगों को जब इस महाविनाश की सच्चाई पता चली तो वे डर के मारे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके को कटीले तारों से सील कर दिया गया है। बाहर संगीन ताने हथियारबंद सैनिक खड़े थे जो उन गांव वालों को भी संक्रमित मानकर जानवरों की तरह कैद कर चुके थे। इंसानों की जान अब सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई थी। इसी बीच रेडिएशन की वो जानलेवा लहर रेंगते हुए उस गांव तक पहुंच जाती है। बड़े अफसर और नेता दूर महफूज जगहों पर खड़े होकर दूरबीन से देख रहे थे कि रिएक्टर के ऊपर लगातार पानी डाला जा रहा है ताकि उसे ठंडा किया जा सके और दूसरे महाविस्फोट को रोका जा सके। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ खड़ी होती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी खत्म होने लगता है और दूर से पानी लाने में घंटों का वक्त जाया हो रहा था। यह देखकर प्लांट का मैनेजर गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि जब यह परमाणु संयंत्र समुद्र के ठीक किनारे बना है तो हम समुद्र के पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तब उसे जो जवाब मिलता है वह इंसानी लालच का सबसे घिनौना चेहरा था। अधिकारियों ने कहा कि अगर समुद्र का खारा पानी इस्तेमाल किया गया तो यह अरबों का रिएक्टर हमेशा के लिए कबाड़ हो जाएगा। उन हुक्मरानों के लिए उस वक्त भी हजारों इंसानों के खून से ज्यादा उस बेजान लोहे की कीमत मायने रखती थी। तबाही का सिलसिला यही नहीं थमा। तभी एक और दिल दहला देने वाली खबर आती है कि 400 टन परमाणु कचरा रखने वाला स्टोरेज पुल भी नीचे से लीक होने लगा है। अगर उस पुल का पानी सूख गया और वो परमाणु पदार्थ खुली हवा के संपर्क में आ गया तो होने वाला दूसरा विस्फोट पहले से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। उसकी मारक क्षमता 2 परमाणु बमों के बराबर होने वाली थी जो पूरे देश का नामो निशान मिटा सकती थी। इस महासंकट को भांपकर राष्ट्रपति आखिरकार अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है और आदेश देता है कि हेलीकॉप्टरों की मदद से समुद्र का पानी लाकर रिएक्टर पर झोंका जाए। लेकिन समस्या अब काबू से बाहर हो चुकी थी। स्टोरेज पूल का पानी इतनी तेजी से कम हो रहा था कि अब हेलीकॉप्टर भी नाकाफी साबित हो रहे थे। अगर उसे उसी वक्त अंदर जाकर नहीं रोका गया तो यह दूसरा परमाणु विस्फोट सिर्फ इस शहर के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वजूद के लिए खतरा बन जाता। अब केवल एक ही आत्मघाती रास्ता बचा था। किसी को अपनी जान की बाजी लगाकर उस सुलगते हुए नरक के अंदर जाना होगा और उस टूटे हुए पुल की मरम्मत करनी होगी। लेकिन रिएक्टर के अंदर का रेडिएशन इस कदर घातक था कि वहां कदम रखने का मतलब था तड़प तड़प कर मरने की गारंटी। वहां घुटनों तक खौलता हुआ जहरीला और रेडियो एक्टिव तरल पदार्थ भरा हुआ था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो आखिरकार देश का राष्ट्रपति नेशनल टीवी पर लाइव आता है और पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगता है। वह घुटनों पर आकर उन्हीं बदकिस्मत कर्मचारियों से मदद की भीख मांगता है जो कुछ ही देर पहले मौत के मुंह से बचकर लौटे थे। वह भरे गले से कहता है कि अगर उन्होंने आज अपनी जान जोखिम में डालकर उस स्टोरेज पूल को ठीक नहीं किया तो इस देश की आधी आबादी रेडिएशन की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ देगी। राष्ट्रपति की इस कातर अपील को सुनकर उन मजदूरों के सीने में
गुस्से का गुब्बार फूट पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो यह निकम्मी सरकार अपनी कोर कसर और गलतियों की कीमत उनके जिस्मों को झुलसाकर चाहता हो। लेकिन कुछ ही पलों के सन्नाटे के बाद उनका वो गुस्सा एक गहरी खामोशी में बदल जाता है, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे आज पीछे हट गए तो रेडिएशन की वह घातक लहर धीरे धीरे रेंगती हुई उनके अपने मासूम परिवारों की तरफ बढ़ जाएगी। उनके बूढ़े माँ बाप, उनकी पत्नियां और उनके छोटे बच्चे भी उसी मौत के साए में सांस ले रहे थे। और सबसे कड़वा सच तो यह था कि वे खुद भी अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं थे। उनके शरीर पहले ही इतनी भारी मात्रा में रेडिएशन झेल चुके थे कि उनका बचना वैसे भी नामुमकिन था। चाहे वे अंदर जाएं या न जाएं, मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी। इसलिए वे एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला करते हैं कि अगर मरना ही है तो कायरों की तरह टेंट में तड़प कर क्यों मरे, क्यों न अपने परिवार और आने वाली नस्लों को बचाते हुए एक सैनिक की तरह मरा जाए। सभी मजदूर भारी और दम घोंटने वाले सुरक्षा सूट पहनते हैं। हर आदमी अपनी जेब में दर्द कम करने वाली मॉर्फिन की गोलियां और दवाइयों की एक छोटी बोतल रखता है, ताकि जब रेडिएशन उनके जिस्म को अंदर से पिघलाने लगे तो आखिरी वक्त में उन्हें थोड़ी कम तकलीफ हो। जब उनकी गाड़ी उस तबाह और वीरान हो चुके शहर की सड़कों से गुजरती है तो वे बंद शीशों से बाहर देखते हैं। ये वही शहर था जो कभी बच्चों की किलकारियों और त्योहारों की खुशियों से गूंजता था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ काला धुआं, सन्नाटा और बर्बादी का राज था। सभी मजदूर भारी और दम घोंटने वाले सुरक्षा सूट पहनते हैं। हर आदमी अपनी जेब में दर्द कम करने वाली मॉर्फिन की गोलियां और दवाइयों की एक छोटी बोतल रखता है, ताकि जब रेडिएशन उनके जिस्म को अंदर से पिघलाने लगे तो आखिरी वक्त में उन्हें थोड़ी कम तकलीफ हो। जब उनकी गाड़ी उस तबाह और वीरान हो चुके शहर की सड़कों से गुजरती है, कुछ ही देर में उनकी बस दोबारा उसी नरक के द्वार यानी उस तबाह हो चुके न्यूक्लियर प्लांट के सामने आकर रुकती है। जब वे मजदूर एक लाइन बनाकर अंदर जाने लगते हैं तो वहां खड़े सेना और बचाव दल के लोग सम्मान में अपने सिर झुका लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि सूती कपड़े और हेलमेट में जा रहे ये लोग अब इस दुनिया में कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। वे किसी सरहद पर लड़ने वाले सैनिक से कम नहीं थे। बस फर्क इतना था कि उनका युद्ध किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि अदृश्य मौत और खौफनाक रेडिएशन से था। मजदूर तेजी से उस सुलगते हुए स्टोरेज पूल तक पहुंचते हैं और कंक्रीट और लोहे की मदद से उस टूट चुकी दरार को बंद करने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। लेकिन उस जानलेवा गर्मी और रेडिएशन के बीच कुछ ही मिनटों में सबकी हालत बिगड़ने लगती है। किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है तो किसी के मुंह और नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ जाता है। इसी बीच एक भयानक आवाज होती है और वो दरार बंद होने के बजाय और ज्यादा चौड़ी हो जाती है। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि उस रिसाव को सामान्य तरीके से रोकना नामुमकिन है। हर तरफ से हार मानकर जब सभी मजदूर वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं, तभी जेह्योक अचानक सबके रास्ते में खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कहता है कि अगर यह दरार बंद नहीं हो सकती तो क्यों न हम इस पूरे हिस्से की छत को ही डायनामाइट से उड़ा दें, क्योंकि अगर ऊपर की भारी कंक्रीट की छत टूटकर नीचे गिर गई तो नीचे का बड़ा हिस्सा पानी जमा करने वाले एक नए टैंक की तरह काम करेगा और परमाणु कचरा कभी हवा के संपर्क में नहीं आ पाएगा। यही एक आखिरी रास्ता था जिससे इस देश को बचाया जा सकता था। लेकिन इस आत्मघाती योजना में सबसे बड़ा पेंच वक्त का था। बम के टाइमर को सेट करना और बाहर का भारी लोहे का दरवाजा वेल्ड करके हमेशा के लिए बंद करना, ये दोनों काम एक ही समय पर होने थे। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह था कि किसी एक इंसान को अंदर ही रुकना होगा जो बम सेट करेगा, और जब बाहर से दरवाजा वेल्ड हो जाएगा तो वह इंसान हमेशा हमेशा के लिए उसी मौत के अंधेरे कुएं में जिंदा दफन हो जाएगा। ये सुनते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगती है। कुछ पलों के बाद जेह्योक धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन उसके इरादे फौलाद के हैं। वह अपने रोते हुए साथियों की तरफ देख भी नहीं पाता, क्योंकि वह अपने दिल में फैसला कर चुका था, वह खुद अंदर रुकेगा। धीरे धीरे वो भारी लोहे का दरवाजा बंद होने लगता है और उसकी वेल्डिंग की चिंगारियां उठने लगती हैं। बाहर खड़े उसके साथी फूट फूट कर रोते हुए आखिरी बार उसकी सूरत देखते हैं, और दूसरी तरफ जेह्योक अकेला उस मौत से भरे खौफनाक अंधेरे में कांपते हाथों से बम के तारों को जोड़ना शुरू कर देता है। अपना काम पूरा करने के बाद जब रेडिएशन का दर्द उसकी हड्डियों को तोड़ने लगता है तो वह जेब से निकालकर दर्द कम करने वाली सारी दवाइयां एक साथ निगल जाता है। लेकिन अब उन रसायनों का भी उस मरते हुए शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसका जिस्म अंदर से पूरी तरह छलनी हो चुका था और शायद अब मौत ही उसके लिए सबसे बड़ी राहत बनने वाली थी। वह कांपती और खून से सनी उंगलियों से
अपना फोन निकालता है ताकि आखिरी बार अपनी माँ की आवाज सुन सके, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नजर अपने हेलमेट पर लगे उस छोटे से कैमरे पर पड़ती है और उसके टूटते हुए मन में एक आखिरी उम्मीद जागती है। बाहर खड़े इंजीनियर्स और देश के राष्ट्रपति की मदद से उस हेलमेट के कैमरे का लाइव सैटेलाइट प्रसारण सीधे पूरे देश के टीवी चैनल्स पर ऑन कर दिया जाता है। अब पूरा देश, करोड़ों की आबादी अपने घरों और राहत कैंपों के टीवी स्क्रीन पर एक ऐसे लड़के को लाइव देख रही थी जो अगले कुछ ही सेकंड में मरने वाला था, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस से दूसरों की जिंदगी की भीख मांग रहा था। अपनी जिंदगी के उन आखिरी लम्हों में फौलाद का वो इंजीनियर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह कैमरे के सामने एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए अपनी बूढ़ी माँ से माफी मांगता है कि माँ, मुझे माफ कर देना, मैं कभी तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन पाया। वह अपनी भाभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है और धीरे से कांपते हाथों से ब्लास्ट का बटन दबा देता है। एक जोरदार प्रलयंकारी विस्फोट होता है और पूरी स्क्रीन धुएं और कंक्रीट के मलबे से भर जाती है। इस दिल दहला देने वाले हादसे के कुछ ही समय बाद जे-हयोक को छोड़कर उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लगभग सभी मजदूर भी रेडिएशन के धीमे जहर की वजह से एक एक करके दम तोड़ देते हैं। सरकार उनके सम्मान में एक भव्य शोक समारोह आयोजित करती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और शहीदों के मेडल बांटे जाते हैं, और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है।